नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की सेकंड बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसका फर्स्ट चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, और वैसे ये 5वां चैप्टर है हिस्ट्री का, क्योंकि 4 एंशिएंट के हैं, 5वां मिडिएवल का है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे मध्यकालीन यात्रियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से इब्न बतूता, अल-बिरूनी, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, तेवर्नियर, मनुची वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे यात्रियों के बारे में बताया था। इसके अलावा भारत के दो यात्री यूरोप की ओर गए थे, अबू तालिब और इतिस्मुद्दीन, उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी पिछले वीडियोज़ में दी थी। और चूंकि इस चैप्टर में हम अल-बिरूनी और बर्नियर और इब्न बतूता के बारे में विस्तार से हमें पढ़ना है, जैसा कि इसके फर्स्ट पेज पे ही दिया गया था, तो उसी के अनुरूप हम आज इब्न बतूता के बारे में कुछ और जानकारियां लेंगे। तो इब्न बतूता के बारे में जो जानकारियां मैंने आपको सामान्यतः बताई थी कि इनका जन्म मोरक्को में हुआ था, तंजीर में 1304 में। तो मोरक्को आपको अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में या उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, वहां पर एक देश है, वहां से ये आए थे। इन्होंने इस्लामिक कानून की शिक्षा हासिल की थी, इसलिए काजी वगैरह भी बने, 2 बार बने। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोज में चर्चा की थी। 1325 में 22 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आए थे। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी वो कुछ जानकारी देंगे। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी रिहला, जो कि इन्होंने 1355 में पूरी की थी, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। अब इब्न बतूता के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। यानी आपस में कनेक्ट हो गए थे ये इलाके। यानी एशिया में जो इलाके हैं उनसे भी उपमहाद्वीप हमारा कनेक्ट था, भारतीय उपमहाद्वीप, और इसके अलावा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से भी कनेक्ट था, यूरोप तक इसका जो कनेक्शन है वो फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर भी रहा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि वो दिल्ली में भी 8 साल के लिए काजी के पद पर रहा, मालदीव में भी 18 महीने के लिए काजी के पद पर रहा, तथा शहरी केंद्रों की विश्वव्यापी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। यानी शहरी इलाकों में हर तरफ से लोग आकर वहां पर रहा करते थे, व्यापार किया करते थे, तो उनसे वो मिले, अलग अलग भाषाएं उन्होंने सीखी, अलग अलग जो जानकारियां थी वो प्राप्त की। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की, ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे की, तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। यानी धर्मगुरुओं की जानकारियां थी, राजाओं की जानकारियां थी। राजा कुछ निर्दयी भी थे, कुछ मतलब दयावान भी थे, जो अपने लोगों का ध्यान रखते थे, और सामान्य जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी भी कहानियां थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। यानी चाहे इब्न बतूता की बात हो, कोई और यात्री हो, जो भी उनको ऐसा लगता था कि वो प्रथाएं, वो रिवाज, वो घटनाएं उनके इलाकों में नहीं हुआ करती थी, वो उनको अजीब लगती थी, और उनको वो रेखांकित करते थे। और जो यात्री अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे उनमें वो ऐसी बातों को जगह देते थे, जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे नारियल के बारे में, पान के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो मध्यकालीन यात्री काफी सारे थे उन्होंने इसके बारे में देखा नहीं था। तो जैसे इब्न बतूता है वो पान के बारे में काफी बताता है कि उसको अजीब सा लगा जब उसने पान के बारे में देखा, या नारियल के बारे में कई यात्रियों को अजीब सा लगा। कई यात्रियों को भारत की जो परंपराएं हैं वो बहुत ही डिफरेंट लगी, और वो यूरोपीय परंपराओं से या अरबी परंपराओं से उनकी तुलना करते रहे। जैसे सती प्रथा के बारे में काफ़ी विशेष तौर से जिक्र आएगा इसके अंदर। तो बहुत सी बातें उन्होंने, जो भी उनको अपरिचित लगा, जिससे वो परिचित नहीं थे, वो बातें उनको आश्चर्यजनक लगी, और उन्होंने इन बातों को अपने यात्रा वृत्तांतों में हिस्सा लिया। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। यानी ज्यादा जानकारियां, रोचक जानकारियां होंगी तो उनकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ने वाले लोग भी प्रभावित होंगे, और उन दूर देशों के ऐसे वृत्तांतों को पढ़ने कर वो प्रभावित जरूर होंगे जिनके बारे में वो पहले से जानते नहीं हैं। नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। यानी जिस इलाके से वो आया था वहां के लोग नारियल और पान से परिचित नहीं थे। तो जैसे नारियल का वो वर्णन किस प्रकार करता है, मानव सिर जैसे गिरीदार फल, यानी उसको नारियल है वो मनुष्य के सिर जैसा दिखाई दिया। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है, यह वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, उसी की तरह काफी लंबे लंबे, उसी की तरह के पत्ते। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के कि एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। एक से ये लकड़ी के आवरण वाला
जैसा नारियल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर प्राप्त होता है। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंखें और 1 मुख है, और अंदर से भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है, और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। जो उसका बाहरी आवरण है उस पर जो रेशे हैं वो मनुष्य के सिर पर जैसे बाल होते हैं वैसे दिखाई देते हैं। वे इससे रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। यानी ये जो जटाएं होती हैं नारियल के बाहर, उससे रस्सियां बनाकर और जहाज को सिलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं इसकी तुरियां। तो वो इस काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से इसका वर्णन करता है। पान के बारे में वो क्या कहता है, इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन पढ़िए। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां ही बाद में पान बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। यानी सुपारी को तोड़कर उसको पान के पत्ते पर डाला जाता है और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। तो ये कुछ अलग तरीके का विवरण दे रहा है। हालांकि उस दौरान हो सकता है इस प्रकार से पान बनाया जाता हो। आजकल जो आप प्रक्रिया देखते हैं उसमें पान के पत्ते के ऊपर सुपारी डाली जाती है, या गुलकंद वगैरह या और भी सामग्रियां डालते हैं, कोई कत्था वगैरह डालता है, या अलग प्रकार की सामग्रियां डाली जाती हैं। तो पान के बारे में बताता है। और पान के बारे में एक और यात्री के भी मैंने आपको विचार पिछले वीडियो में बताए थे। इब्न बतूता और भारतीय शहर, वो 2 भारतीय शहरों के काफ़ी विस्तार से चर्चा करता है। एक तो दिल्ली की, और दूसरा जो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी को वो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। जो महाराष्ट्र में देवगिरी नामक स्थान है उसी का नाम दौलताबाद है। तो इन दोनों शहरों के बारे में वो चर्चा करता है। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। यानी ऐसे व्यक्ति शहर में अच्छा खासा कमा सकते हैं, अच्छे तरीके से रह सकते हैं। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। यानी समृद्ध थे, काफ़ी पैसा था इन शहरों में, लेकिन कभी कभी जब आक्रमण होता था तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इन्हीं शहरों को उठाना पड़ता था, इन्हीं को मोल लेना पड़ता था, क्योंकि आक्रमण भी समृद्ध शहरों पर ही होगा, राजधानियों पर होगा, और लूटपाट भी सबसे ज़्यादा वहीं होगी। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली का देखिए किस प्रकार से वो विवरण करता है। तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली नाम से उद्धृत किया गया था दिल्ली को। इसका वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, एक हाथ लगभग 20 इंच का है, तो आप 11 को 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इतनी चौड़ी दीवार थी उसके बाहर। और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार, द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र, घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारगृह बने हुए थे। यानी जो प्राचीर बनी हुई थी दीवारों के बीच में, उनमें ये सामान रखा जाता था। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते थे। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं, और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, यानी उसकी जो नींव है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से बना हुआ है। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल। यह आपको ध्यान में रखना है कि वो 28 द्वार बताता है दिल्ली के, और सबसे बड़ा जो दरवाजा है वो बदायूं दरवाजा को बताता है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इसमें एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। देखिए कब्र के ऊपर मेहराब, ये उदाहरण दिया गया है। कब मेहराब का क्या होती है, मेहराब की आकृति कैसी होती है। कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। ये कब्रों के ऊपर जो फूल उगाए जाते थे उसका जिक्र है। ये तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब ऊपर दिया गया है, और नीचे बस्ती की किलेबंद की दीवार का एक हिस्सा, ये दीवार का हिस्सा दिया गया है। यहाँ पर ये पूरी दीवार दी गई है, और ऊपर एक मेहराब दिया गया है तुगलकाबाद का। आगे देखिए चित्र में आपको दिखा देता हूँ, एक कपड़े का है और इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। देखिए इस तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। ये देखिए बुनाई की एक टेक्निक है जिसमें एक के ऊपर एक धागा दिखाई दे रहा है, और कलर की ग्रेडिंग बनी हुई है। देखिए कहीं पर हल्का कलर है, कहीं पर गाढ़ा है, और बीच बीच में कलर डिफरेंट है। देखिए आप,
तो ये उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था, आज तो ये सामान्य है। तो धागों पर गांठें बांध दी जाती थी। इस प्रकार से धागों को बांधकर और उस पर डाई की जाती थी, रंगा जाता था कि कुछ हिस्से हैं वो नहीं रंगे जाएं, कुछ हिस्से खाली रह जाएं, उस पर फिर दूसरा रंग कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो पैटर्न डिजाइन बनती थी, इसको जो ये दो तकनीक है, इसको इकत बुनाई कहते थे वो। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें कम से कम कुछ में तो नृतकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे, यानी इन प्रोग्राम्स के लिए स्थान होते थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे, यानी गांवों में जो अधिशेष उत्पादन होता था, चाहे वो अनाज का हो या व्यापारिक फसलों का हो, वो अधिशेष उत्पादन शहरों की समृद्धि का कारण था। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। जो भी उपमहाद्वीप के अंदर ही अंदर जो व्यापार होता था, उन तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। और उपमहाद्वीप ही नहीं, एशिया महाद्वीप के अंदर जो पूरा व्यापारिक तंत्र है, उससे भली भांति जुड़ा था और व्यापार, आयात निर्यात सब वहां से होता था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। साटन आपने नाम नहीं सुना होगा शायद इनमें से, बाकी तो सुने होंगे। साटन, ये इसको इंग्लिश में सैटिन बोलते हैं। और सैटिन का मतलब आप ऐसे समझोगे कि एक प्रकार का कपड़ा है, ये बहुत ही चमकदार, बहुत ही सिल्की सा, स्मूथ सा होता है, लस्ट्रस मटेरियल आप उसको बोल सकते हैं। और इसकी मोस्टली ऐसा पाया जाता था कि एक साइड तो बहुत ही ग्लोसी और बहुत ही चिकनी होती थी और दूसरी साइड थोड़ी सी रफ होती थी। तो एक प्रकार का कपड़ा है ये चमकीला। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ़ लोग ही पहन सकते थे। यानी मलमल की कुछ जो किस्में हैं वो इतनी महंगी हुआ करती थी कि आम लोग उसको नहीं ले सकते थे। बाजार में संगीत, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। अब दौलताबाद का विवरण, देवगिरी का विवरण वो दे रहा है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ताराबाद किसे कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। यानी एक घर है, घर के बाहर की ओर ही दुकान है और उस दुकान का दरवाजा एक घर में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था, गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे, यानी शासक इस प्रकार के नृत्य और गायन देखने आया करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को क्यों रेखांकित किया है, क्यों बताया है इन बातों के बारे में? हो सकता है वो ये दिखाना चाहता हो कि वहाँ के जो अमीर लोग हैं या राजा लोग हैं वो संगीत के या नृत्य के शौकीन थे, या वो इस प्रकार की परंपराओं के बारे में बताना चाहता है, या कुछ और आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कमेंट तो आप किसी न किसी बात को लेकर किया ही कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए भी। संचार की एक अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे ताकि व्यापारियों को लंबी दूरी के व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आए और वो रात के समय या गर्मी के मौसम में वो रुक सके वहां पर। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी उनके लिए संभव हो पाया। यानी व्यापारी जल्दी माल भेज सकते हैं, व्यापारी अपना जो पैसा है वो बहुत जल्दी भेज सकते हैं या सूचना बहुत जल्दी भेज सकते हैं। और कैसे भेजा जाता था वो भी नीचे विवरण आएगा। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। यानी जिस दूरी को सामान्यतः 50 दिन में तय किया जाता था, उस दूरी में सुल्तान तक सूचना भेजने के लिए मात्र 5 दिन का ही समय लगता था। कैसे कर पाते थे वैसा? घोड़े पर और पैदल, 2 प्रकार की सूचनाएं भेजने का तरीका है। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है।
भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। यानी हर 4 मील की दूरी पर घोड़े वाले खड़े हैं और वो आगे से आगे सूचना जल्दी से जल्दी तेज घोड़े दौड़ाकर भिजवाते हैं। पैदल डाक व्यवस्था, ये प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। यानी हर मील में 3 स्टेशन होते हैं जहां से लोग दौड़कर जाते हैं और वो सूचना देते हैं, फिर आगे वाला दौड़कर जाता है, आगे सूचना देता है। इसे दावा कहा जाता है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है और यह 1 मील का 1/3 होता है। जैसे मैं अभी बताया ना मैंने, 1 मील के अंदर 3 बार रुकते हैं, वो 3 स्टेशन होते हैं, तो 1 मील का 1/3 हो गया। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। यानी वो हर समय तैयार रहते हैं। वो एक घंटी सी बजती है तो वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं कि सूचना आ रही है, आगे प्रेषित करनी है। यानी मंडप मतलब पेविलियन टाइप बनाए हुए उनके तंबू वगैरह लगा के। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है और जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा प्रारंभ करता है तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते हैं तो वह तैयार हो जाते हैं। यानी दूर से ही आवाज सुनाई दे जाती है कि कोई सूचना लेकर आ रहा है। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र ले लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। यानी दूसरा व्यक्ति दौड़ना प्रारंभ कर देता है। जैसे आपने कई बार किसी धार्मिक स्थलों पर भी देखा होगा कि लोग इस प्रकार की यात्राएं करते हैं, कोई झंडा वगैरह लेकर, और एक व्यक्ति दौड़ता है, फिर दूसरा उसके हाथ से छड़ ले लेता है। जैसे दौड़ में भी होता है, रिले दौड़ आपने देखी होंगी कि जो बैटन है वो दूसरे को थमा देते हैं, फिर तीसरा भागता है, चौथा भागता है। तो इस प्रकार की रिले दौड़ टाइप का होता था। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यानी आगे से आगे वो पास करते जाते हैं और भागते जाते हैं। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, क्योंकि वो फल हैं वो खराब नहीं हो जाएं, जल्दी जल्दी लाए जाएं, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अब खुरासान कहाँ है? आज आप खुरासान सर्च करेंगे तो आपको ईरान का सिर्फ एक इलाका मिलेगा। आधुनिक जो खुरासान है वो ईरान में एक प्रांत है सिर्फ। यहाँ प्राचीन समय के खुरासान की बात हो रही है। तो प्राचीन जो खुरासान है वो मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। बार बार आपको नाम आएगा प्राचीन और मध्यकाल में। तो उसमें आधुनिक अफगानिस्तान के भी हिस्से हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पूर्वी ईरान के काफ़ी सारे जो मध्य एशिया का पोर्शन है वो इसमें शामिल था। तो वो खुरासान था। आज आप खुरासान देखेंगे तो आपको ईरान का सिर्फ एक प्रांत है उसका नाम मिलेगा। अब यहां देखते हैं दाईं तरफ एक विचित्र देश। इसमें अब्दुल रज्जाक समरकंदी की यात्रा वृत्तांत की थोड़ी जानकारी दे रखी है कि किस प्रकार से वो मंगलोर के एक मंदिर के बारे में विवरण देता है। अब्दुल रज्जाक समरकंदी कौन थे, कहां से आए थे, पहले जमोरिन के पास कैसे आए, फिर उससे देवराय द्वितीय के पास कैसे गए, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में जानकारी दी थी। आप यदि कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। संवेगों और अवबोधनों का इंग्लिश में इजी वर्ड है इसके लिए, इमोशंस और परसेप्शंस। यानी उसकी जो अपनी इमोशंस हैं और उसका जो एक दृष्टिकोण, एक विशेष मत है उन चीज़ों को लेकर, उन घटनाओं को, उन बातों को लेकर, उन शहरों को लेकर, उसके आधार पर उसका जो यात्रा वृत्तांत है वो काफ़ी रोचक है। एक और कालीकट में जहाँ वो सबसे पहले आया था, आधुनिक कोझिकोड, अब कालीकट का नाम है कोझिकोड। तो कालीकट बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया, यानी वो उसको पसंद नहीं आया वो इलाका। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया, ये कर्नाटक में है, जहाँ बेंगलोर है उसी राज्य में ये है, और पश्चिमी घाट को पार किया। पश्चिमी घाट जैसे आप मैप में देख सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप ये देख लीजिए चित्र के माध्यम से कि ये कहाँ है। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। द्वार मंडपों के साथ प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदमकद थी। और यदि आपने दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में पढ़ा हो तो उनका जो मेन गेट वगैरह होते थे वो मुख्य मंदिर से भी कई बार ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा बड़े बनाए जाते थे। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती है। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। वो एक मूर्ति के बारे में भी बताता है उस मंदिर के अंदर। पढ़ते हैं, जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया है जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। यानी वो पान के बारे में या इस प्रकार की बातें कम लिखता है,
जबकि वो दूसरी प्रकार की बातें, सामाजिक परंपराओं के बारे में या ऐसी बातें जो वो यूरोप से तुलना कर सके, सामाजिक व्यवहार कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, उसके बारे में वो थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धिजीवी टाइप का आदमी है ये। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, जो उसने डिप्रेशन वाली कुछ पाई, कि ऐसी जो स्थितियां हैं उसकी किस प्रकार से वो तुलना करे, कैसे अपनी यात्रा वृत्तांतों में लिखे, कैसे यूरोप के लोगों को बताए। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सकें जिन्हें वह सही मानता था। यानी वो जो यूरोप के नीति निर्माता हैं या बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको प्रभावित करने वाली बातें लिखना चाहता था, ताकि वो नीतियां बनाते समय उन बातों का सहारा ले सकें जो कि बर्नियर ने बताई हैं। बर्नियर का ग्रंथ, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। यानी हर बात में वो मुगलकालीन साम्राज्य की तुलना यूरोप से करता है और मुगलकालीन साम्राज्य को, उस समय के भारत को निम्नतर साबित करने का प्रयास वो हमेशा करता है। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। यानी द्विविपरीतता का मतलब बाइनरी ओपोजिशन के रूप में, जहां मतलब दो इलाकों को या दो सभ्यताओं को एक दूसरे का मतलब बिल्कुल विलोम दिखाया जाता है। जैसे यहाँ वो भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है कि यूरोप बिल्कुल अलग प्रकार की परंपराओं वाला इलाका है, भारत बिल्कुल अलग प्रकार की परंपराओं वाला इलाका है। या इसको उल्टा भी मान सकते हैं कि यूरोप को विपरीत जैसा दिखाता है या भारत को विपरीत जैसा दिखाता है, एक ही बात है वो। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। यानी उसने बहुत सी ऐसी परंपराओं के बारे में जानकारी दी और उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया, ताकि वो पश्चिमी दुनिया के सामने, यूरोप के देशों के सामने भारत को थोड़ा सा निम्नतर साबित कर सके। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था, या भूस्वामित्व का अभाव। उसने कहा कि यूरोप में लोगों के पास जमीन है, जबकि भारत में राजा पूरी जमीन का मालिक है। हालांकि उसकी बात यह हर समय सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे पूरी इसके अंदर। तो वो कहता है कि भारत में भूमि का मालिक राजा है, बादशाह है, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। और वो राजकीय स्वामित्व को मतलब हानिकारक मानता है। वो कहता है कि यदि सारी भूमि ही राजा की है तो वो उसके निवासियों के लिए और राजा के लिए भी एक हानि वाली बात है। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था। यानी जो उसके मुख्य लोग थे, अमीर वर्ग के, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो अमीर थे, उसके गवर्नर वगैरह थे या राज परिवार के सदस्य थे, उनमें बांटता था। और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। क्यों? मतलब वो कहता है कि अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे परिणाम क्यों हैं? वो कहता है कि जब तक व्यक्ति की खुद की जमीन नहीं है तब तक वो उसको सुधारने का काम नहीं करेगा, उसको अच्छा बनाने का, उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाने का, उसकी साफ सफाई करने का, उसमें जो झाड़ियाँ वगैरह या और खरपतवार उगती है, मतलब एक अपनी खुद की जमीन होती तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेती करेगा, ज़्यादा अनाज का उत्पादन करेगा। और जब तक जमीन उसकी खुद की नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ध्यान नहीं देगा। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में इस प्रकार का मतलब विश्लेषण मिलता है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। यानी उनको कुछ जमीन ऐसे ही बोने के लिए दी जाती थी, वो उनके स्वामी नहीं होते थे, तो ये गारंटी नहीं है कि वो उनके बच्चों को ही मिलेगी, तो इसलिए वो उस जमीन को, उत्पादन स्तर को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में हुआ, को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते। यानी ऐसे लोगों का वर्ग नहीं बना जो कि भूमि का रखरखाव अच्छे तरीके से करते, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने का प्रयास करते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। तो वो कहता है कि ये जो निजी स्वामित्व नहीं होने के कारण सिर्फ शासक वर्ग का उत्थान हुआ और जो लोग हैं उनका जीवन बदतर होता गया। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग, जो अल्पसंख्यक होते हैं, के द्वारा अधीन बनाया जाता है। यानी समाज में वो कहता है कि दो ही वर्ग, मध्य वर्ग की वो बात नहीं करता, नीचे एक लाइन भी है, वो कहता है या तो एक उच्च वर्ग है और यह एक बिल्कुल निम्न वर्ग है। जो उच्च वर्ग में अल्पसंख्यक लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े स्तर के निम्न वर्ग के लोगों को दबा कर रखते हैं। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। यानी वो मध्यम वर्ग कहता है कि अनुपस्थित है।
बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, या तो बिल्कुल गरीब हैं या बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अब क्या दिया गया, ये किसान वगैरह का कोई चित्र दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर क्या बच गया देखिए, एक तो पेलसर्ट का जिक्र दिया गया है, जो कि जहांगीर के काल का विस्तृत विवरण हमें पेलसर्ट के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। पेलसर्ट नामक एक डच यात्री, डच आप कहेंगे जो नीदरलैंड का निवासी हो, उस समय की बात करें तो हॉलैंड नाम थोड़ा ज़्यादा प्रचलित था, अभी नीदरलैंड कहते हैं। और हॉलैंड वैसे उस पूरे देश का नाम नहीं था, उसके कुछ इलाका है उसको हॉलैंड कहते थे, इसलिए मैंने इस पर एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है कि हॉलैंड और नीदरलैंड में क्या अंतर है, आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ के निवासियों को डच कहते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी डच है। तो पेलसर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतने अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित तथा ठीक प्रकार से वर्णित किया जाता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। कि वो कहता है कि इतना ज़्यादा इनसे टैक्स वगैरह लिया जाता है कि इनके पास खाने के लिए भी नहीं बचता है। गरीब किसान। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उद्धरण दिया जा रहा है। ऊपर पेलसर्ट की जानकारी थी, यहाँ पर एक गरीब किसान के बारे में बर्नियर की जानकारी है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं और गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। सामान्य सी बातें आप समझ जाएंगे इनको। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गाँव छोड़कर चले जाते हैं। इस उद्धरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगलकालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। यानी यूरोप में भी ऐसे वर्ग थे जो चाहते थे, जो मतलब उच्च वर्ग है या आप कह सकते हैं जो राजा लोग हैं, उनके भी मन में यह रहता था कि लोग भूमि के स्वामी नहीं हो, भूमि का स्वामी राजा या कुलीन वर्ग होना चाहिए। तो वो इसके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता था। इस प्रकार की बातों को वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर रहा है इन बुराइयों को, ताकि वहाँ के लोगों को भी ये पता चले कि निजी स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में समाज की क्या हालत हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके साथ क्या हो सकता है, उन राज्यों का क्या हालत हो सकती है। उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते हुए और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट और तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। कब नहीं रह जाएंगे? यदि वो मुगल ढांचे का अनुसरण करते हैं तो। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसे कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। यानी जैसा उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गरीब जनता के, जिसको पेट भरने के लिए भोजन मिलता है, उन लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे यदि यूरोप भी मुगल प्रशासन व्यवस्था का फॉलो करता है तो। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में, जिनके जीर्णोद्वार की किसी को चिंता नहीं है, व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ के लोगों को भूमि का निजी स्वामित्व नहीं दिया गया है तो वो बिल्कुल भी देखभाल उन खेतों की नहीं करते और उन खेतों की हालत बिल्कुल बंजर जैसी या बहुत ही खराब है, दलदल बने हुए हैं। तो यूरोप में भी ऐसा हो सकता है यदि वो इस प्रकार की व्यवस्था लाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व, यानी भूमि पर राजा का नियंत्रण। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। हालांकि राजा के पास भूमि है, काफ़ी सारी है और वो अपने लोगों में भी बांटता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य की भूमि राजा के अंडर में है, जिसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। यानी वो कहता है
कि जो भूमि राजस्व लोगों से लिया जा रहा है वो सरकार का या राजा का एक प्रकार से पारिश्रमिक है कि वो इन लोगों की व्यवस्था संभाल रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा राज्य संभाल रहा है, तो उसके बदले में राजा को भू राजस्व चाहिए। एक प्रकार से उस अपनी इस सेवा के बदले में उसको पारिश्रमिक चाहिए। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, तो वो समझते थे कि भूमि राजस्व लगान के रूप में है, यानी भूमि सारी राजा की है, इसलिए वो एक प्रकार का रेंट उनसे ले रहा है। लेकिन असल में यह न तो लगान था, न ही भूमि कर था, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। यानी उस इलाके में जितनी उपज लोगों को हो रही है उसका एक हिस्सा राजा को इसलिए देना है कि राजा इतना बड़ा प्रशासन संभाल रहा है, लोगों की रक्षा कर रहा है, साम्राज्य की रक्षा कर रहा है। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। यानी प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत के अंतर्गत, यानी एक तो मध्ययुगीन यूरोप के जो सामंत या शासक हैं उनकी तुलना में एशिया के शासक या सामंत हैं उनके पास ज्यादा शक्ति है। ये प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत की मूल बात है कि एशिया के शासकों और सामंतों के पास यूरोप के शासकों और सामंतों की तुलना में अधिक शक्ति है, अधिक पावर है उनके हाथ में। यही वो बता रहा है कि शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, यानी कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं है, जिसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था, और वो पूरी जनता को, अपनी प्रजा को गरीबी और दास्ता के रूप में जिंदगी जीने को मजबूर करते थे। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था, वही बात आ रही है, और निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी, यानी लोगों को खुद की कोई संपत्ति नहीं थी, पूरी संपत्ति राजा की है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से ही गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था, और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था, और यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। कार्ल मार्क्स इस प्रकार से बताता है कि उपनिवेशवादी ताकतों के आने से पहले एशियाई देशों में, जब तक यूरोप के देशों ने इनको अपना कॉलोनी नहीं बनाया है, अपना उपनिवेश नहीं बनाया है, उससे पहले गांवों में जो भी अधिशेष उत्पादन होता है वो राज्य के पास जाता है, यानी राजा के पास जाता है एक प्रकार से। और एक प्रकार से जो गांव है वो स्वायत्त है, उनमें कोई ज़्यादा दखल नहीं है। कब तक दखल नहीं है? जब तक उनका जो निर्धारित टैक्स है वो देते रहें, जो उपज पर लगने वाला कर है वो देते रहें, तब तक उनको कोई समस्या नहीं है, कोई उनको परेशान नहीं करता है, और ये प्रणाली निर्विघ्न रूप से जारी रहेगी यदि वो लगातार ये भूमि पर राजस्व, ये जो उपज पर कर है वो देते रहते हैं, तो किसी प्रकार की उनको समस्या नहीं आएगी, और उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाएगा। उनको किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं किया जाएगा किसी प्रकार की धार्मिक चीज़ों के लिए और किन्हीं कामों के लिए। परंतु जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8 में, ग्रामीण समाज का ये चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था जो कार्ल मार्क्स बता रहे हैं। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। यानी गांवों में सिर्फ कृषक नहीं है, गांवों में जमींदार भी हैं, गांवों में भी वर्ग बने हुए हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक बलाहार, जैसे यूजीसी नेट 2017 में क्वेश्चन भी आया था, बलाहार किसानों का सबसे निचला वर्ग होता है, भूमिहीन श्रमिक, जिसके पास भूमि भी नहीं हो, सिर्फ वो मजदूरी के रूप में खेतों में काम करते हो, उनको बलाहार बोलते हैं। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। यानी कई श्रेणियां बनी हुई हैं, जमींदार भी हैं, बड़े किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं, भूमिहीन किसान भी हैं जो श्रमिक के रूप में काम करते हैं। तो सिर्फ 2 लाइन में उसको बता देना इस प्रकार से कि गांव स्वायत्त है और वहां से टैक्स इकट्ठा होता है और वो राज्य के पास जाता है, इतना आसान नहीं है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है कि मतलब ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। बर्नियर बढ़ा चढ़ाकर लिख रहा है कि मुगल साम्राज्य को निरंकुश से निरंकुश यूरोप की तुलना में बहुत ज़्यादा बदतर दिखाया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब दमनकारी दिखाया जाए। लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। वो सच्चाई क्या है? उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। अब राज्य सारा मुनाफा यदि ले ले, यदि वास्तव में लेता हो,
तो शिल्पकार हतोत्साहित हो जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। क्योंकि भारत से जो वस्तुएं निर्यात की जाती थी उसके बदले में भारत को सोना और चांदी मिलता था। ये हम बार बार व्यापार के अंदर पढ़ते हैं। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय में संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। यानी साथ ही तो वो ये कहता है कि ऐसे व्यापारिक समूह हैं जो इतने बड़े बड़े लेन देन इस प्रकार के सोने चांदी में लेन देन करते हैं, इतना उनका समृद्ध व्यापार है। और एक तरफ वो कहता है कि उनको मतलब उनका जो बचता है उनके पास जो अधिशेष है, जो उनका मतलब तो एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि व्यापारियों शिल्पकारों के पास कोई प्रोत्साहन नहीं है, जो भी वो निर्माण करते हैं और उससे उनको जो आमदनी होती है वो अधिकांश राजा के पास चली जाती है। दूसरी ओर वो ये भी दिखा रहा है कि एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय है यहाँ पर जो दूर देशों से व्यापार करता है और सोने चांदी में विनिमय करता है और इतनी अच्छी अच्छी शिल्पाकृतियाँ वो तैयार करता है। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात है कि वो एक तरफ तो ये कहता है कि उनके पास कोई मोटिव नहीं है, उनके पास उनका पैसा ले लिया जाता है तो पतनोन्मुख है व्यापार व्यवस्था। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि व्यापार इस प्रकार से इतना बड़े पैमाने पर होता था। तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे से। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर दी गई है सोने के चम्मच की, और सोने के चम्मच के बीच में कई प्रकार के बहुमूल्य रत्न बनाए गए हैं, जिसमें एक तो सोने का चम्मच में पन्ना लगा हुआ है, जो ग्रीन वाला है पन्ना, अंग्रेजी में इसको एमराल्ड बोलते हैं, एमराल्ड EMRALD। और ये जो माणिक है इसको रूबी, जैसे पहले भी आया था ना, मैंने बताया था रूबी, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना आपको, ये रूबी लगा हुआ है, जेमस्टोन है, ये बहुमूल्य पत्थर है और सोने के बीच में इनकी जड़ाई की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि शिल्पकार कितना अच्छा निर्माण कर लिया करते थे। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है। वो एक तो बंगाल की तुलना कर रहा है मिस्र के साथ। कैसे? यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील में कहीं आगे है। तो वो तुलना करता है कि मिस्र की तुलना में भी इन प्रकार की फसलों में काफी आगे है बंगाल का इलाका। भारत के कई ऐसे भाग हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में भी निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। वो कह रहा है कि शिल्पकार हैं तो आलसी, लेकिन या तो उनको जरूरत है या किसी अन्य कारण से वो ये काम करते हैं, और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भारत में भी काम में ली जाती हैं और ये विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। यानी यूरोप के लोग जो भी सामान भारत से लेते हैं उसका भुगतान वो सोने और चांदी के रूप में करते थे, और भारत से सोना या चांदी दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदने में बहुत कम इस्तेमाल होता था। तो अधिकांश सोना दुनिया भर से आकर भारत में इकट्ठा हो जाता था और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। यानी जितनी जनसंख्या आनुपातिक रूप से पश्चिमी यूरोप के नगरों में रहती थी, उससे ज्यादा जनसंख्या का अनुपात भारत के शहरों में रहता था उस समय। इतने पर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, यानी वो एक प्रकार का अस्थायी नगर बताता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा है, बर्नियर ने क्यों कहा है? वो कहता है कि मान लीजिए किसी इलाके को राजा ने राजधानी बना दी, या कोई ऐसा इलाका है जहां पर वर्ष के कई महीनों में राजा रुकता है, तो वो शहर के रूप में विकसित हो जाते हैं। लेकिन यदि राजा वहां नहीं रहता है, उस इलाके को छोड़ देता है, तो वो पतन की ओर उन्मुख हो जाते हैं, यानी उन शहरों का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अस्थायी शहर उनको एक प्रकार के शिविर शहर मानता है कि वहां पर कुछ समय के लिए शिविर लगाए गए, राज परिवार रहा, राजा लोग रहे, उच्च वर्ग के लोग रहे, शासन व्यवस्था वहां से चली, तो कुछ समय के लिए वो शहर बढ़े चढ़े, लेकिन बाद में पतन हो गया। हालांकि उसकी बात ये पूरी तरह सही नहीं है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उनका विश्वास था कि राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आ जाते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे ये नगर। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे, यानी राजाओं के आश्रय पर ही टिके थे ये। यदि राजा का वहां से जुड़ाव नहीं है, वहां पर राजा नहीं रहता है, या कोई किसी भी प्रकार का उसको प्रांत की राजधानी वगैरह नहीं बनाई हुई है, तो वो शहर टिक नहीं पाते थे। उसका कहना था कि उनकी आर्थिक नींव और सामाजिक नींव इतनी मजबूत नहीं थी कि वो शहर लंबे समय तक बने रहें। यानी उनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि व्यापार वगैरह इस प्रकार से होता है कि वो लंबे समय तक शहर बने रहें।
भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जैसे कि उत्पादन के केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इस प्रकार के इलाके शहरों के रूप में विकसित हुए और हम ये नहीं कह सकते कि उन सब इलाकों में राजा जाकर रहा करता था, जबकि ऐसे शहर थे। तो बर्नियर का यह आकलन लगभग गलत प्रतीत होता है। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे, चाहे अपनी जाति का संगठन बनाए, चाहे अपनी व्यापारिक संस्थाओं का संगठन बनाए। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता है, यानी पूरे नगर के व्यापारियों या सेठों का मुखिया हो गया वो। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, जिनको हकीम या वैद्य कहते थे, अध्यापक जो पंडित या मुल्ला कहलाते थे, अधिवक्ता जिनको वकील कहा जाता था, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। वास्तुविद मतलब भवन निर्माण करवाने वाले, उनके नक्शे वगैरह तैयार करने वाले। सुलेखक हैं क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह तो होती नहीं थी, जो भी चीज़ें हैं वो लिखकर तैयार की जाती थी, तो जिनकी लिखाई अच्छी होती थी वो सुलेखक के रूप में प्रसिद्ध हो जाते थे। जहाँ कई राजकीय प्रेशर पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। यानी इनमें से कुछ जो लोग हैं वो राजा के आश्रय पर निर्भर थे, राजा ने उनको दरबार में आश्रय दिया हुआ होता था, या कुछ लोग हैं वो सामान्य जीवन व्यतीत करते थे और आम लोगों से जुड़े हुए काम करते थे और उसके बदले में उनको मेहनताना मिलता था। अब यहाँ जानकारी दी गई है राजकीय कारखाने की। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कशीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं, यानी काम करते रहते हैं। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार को देखते हैं, चौथे में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, यानी जो लाख होती है, लाख की चूड़ियाँ वगैरह आपने देखी होगी, ये कीड़े से तैयार होता है, लाख भी जैसे रेशम तैयार होता है वैसे ही। तो लाख से क्या करते हैं, वो कोई धातु पर या काठ की सतह पर उसका लेप चढ़ाते हैं, तो उससे वो सुरक्षित भी रहता है और वो आकर्षक भी बनता है, चमकीला बनता है। तो वो रोगन करने वाले काम लगे हुए हैं। पांचवें में आपको बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले लगे हुए हैं। बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, और खरादी जो है वो भी लकड़ी का एक जो लेथे मशीन आती है, खराद मशीन, जिससे लकड़ी के ऊपर डिजाइन वगैरह की जाती है या उसको निश्चित आकार दिया जाता है, तो वो काम करने वाले वहाँ पर लगे हुए हैं। जूते बनाने वाले लगे हुए हैं, कपड़ा सीलने वाले लगे हुए हैं। तो ये सब लोग एक कारखाने में लगे हुए हैं। छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले लगे हैं, कपड़ों से संबंधित। कोई उसके ऊपर मतलब सलमा सुतारा लगा रहा है, कोई उसके ऊपर मतलब एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई मतलब जरी में देखिए जैसे सोने चांदी के तार वगैरह रेशम के धागों के साथ पिरोए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार के काम वो कर रहे हैं। तो एक कारखाने के बारे में वो जानकारी देता है। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं, जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था, यानी जैसे जीवन में वो पैदा हुआ वही वो काम कर रहे हैं और उसमें सुधार करने की उनमें अंदर कोई इच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। महिलाओं की स्थिति के बारे में किस प्रकार से इन जो यात्रियों ने वर्णन दिया है। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे। इस चैप्टर में भी हमने जो पढ़े वो सभी यात्री हैं, वो पुरुष हैं, उन्हीं का वृत्तांत हमने पढ़ा है। जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। और कई यात्री भी हैं वो भी उसको सामान्य मान लेते थे और उसका ज़्यादा गंभीरता से विवरण नहीं करते हैं, क्योंकि वो जिन इलाकों में आते थे दास प्रथा वहाँ पर भी प्रचलित होती थी। सामान्यतः लगभग सभी मध्यकाल में लगभग सभी इलाकों में दास प्रथा प्रचलित थी। तो दासों को और जैसे चीज़ बिकती थी बाजार में वैसे ही लोग बेचे जाते थे दास के रूप में, भेंट भी दिए जाते थे। इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे ताकि वो सुल्तान को भेंट दे सके। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास दिए। 1 लाख टके दिए उसको, जो उस समय की मुद्रा थी, और 200 दास उसे धर्मोपदेशक को, उस धार्मिक व्यक्ति को उसने दिए, क्योंकि वो उससे प्रभावित हुआ। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था।
सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। उसने देखा कि जो सुल्तान की सेवा में दासियां हैं वो काफ़ी मतलब अच्छी कलाकार हैं, कोई अच्छा गाना गाती है, कोई अच्छा नृत्य करती है। तो जब सुल्तान की बहन की शादी थी तो उसने उनका डांस और गाना देखा तो वो काफ़ी खुश हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था, यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो शासन में उच्च पदों पर हैं, जो मंत्री वगैरह हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए भी दास नियुक्त किए जाते थे। यानी उनको ऐसी दासियां भेंट की जाती थी जो मूल रूप से राजा की मतलब चहेती होती थी या राजा के पक्ष वाली होती थी, और उनको नियुक्त इसलिए किया जाता था कि यदि कोई गलत काम करते हैं या राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं तो उसकी सूचना राजा को मिल जाए। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया कि ये जो काम है इसमें तो अनिवार्य रूप से इन्हीं का यूज में लिया जाता था दासों को, कि जब पालकी में या डोले में जब कोई भी व्यक्ति उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति हो, चाहे राज परिवार का हो या राजा हो, उनकी पालकी या डोले को ले जाने के लिए दासों का ही इस्तेमाल होता था। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी, और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। यानी जो पुरुष दास हैं उनकी कीमत कम है, जो महिला दासियां हैं उनकी कीमत ज़्यादा है। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। वो तुलना करते थे कि यहाँ की महिलाओं की स्थिति, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण के लिए चुना। सती प्रथा को काफ़ी विस्तार से उसने विवरण दिया है, एक दिया भी गया है यहाँ पर जानकारी, वो हम पढ़ेंगे। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगाती थी और अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी कोई तो अपनी मर्जी से अपने पति के साथ जल जाती थी और कईयों को जबरदस्ती जलाया जाता था। महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। यानी वो खेती भी करते थे, खेती के अलावा भी कुछ काम महिलाएं करती थी। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। यानी मुकदमे वगैरह, कोई वाणिज्यिक विवाद है, लेन देन का विवाद है, तो वो अदालतों में भी ले जाती थी। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। यानी जितना विवरण दिया गया है उतना भी सप्रेस महिलाओं को शायद नहीं किया जाता होगा, शायद बर्नियर ने बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा होगा। अब उसने ये एक जो विवरण दिया है सती प्रथा का, सती बालिका, इसमें एक कम उम्र की लड़की है जो विधवा हो गई है, उसको सती करने के लिए, उसको जलाने के लिए पति के साथ ले जाया जा रहा है, जिसका विवरण वो देता है। काफ़ी मार्मिक विवरण बताया गया है, सबसे ज़्यादा मार्मिक विवरण है उसके वृत्तांत का। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी कि बलि होते हुए देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। यानी उसने कहा कि मुझसे देखा नहीं गया इस प्रकार का विभत्स जो प्रोग्राम उन्होंने रचा, वो उसने काफ़ी निंदा की उसकी। अब लास्ट में थोड़ा दिया गया है कि आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी कुछ जानकारियां हैं, समाज की कुछ हिस्से हैं, कुछ समुदाय हैं या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में जानकारी हमें इन वृत्तांतों में नहीं मिलती, या मिलती है तो उनका एक दृष्टिकोण मिलता है, सिक्के का दूसरा पहलू दिखाई नहीं देता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है इन बातों को। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। यानी महिलाओं के जो विवरण है, क्योंकि उन्होंने यात्राएं कम की हैं बनिस्पत, और उनकी यात्रा वृत्तांत भी न के बराबर हैं। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। मथुरा की एक मूर्ति दी गई है जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। देखिए किस प्रकार से यात्रा पर जा रहे हैं।
और इसके बाद में काल रेखा है। इसमें कुछ जो यात्री हैं वो एक आध बच गए थे, वो इसके अंदर दिए गए हैं। और ये मैं बता देता हूँ आपको, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट तो आपको करना ही है हर बार, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी, ये उसका पूरा नाम है अल बिरूनी का, उज्बेकिस्तान से जो ख्वारिज्म नामक स्थान था जिसको आजकल खीमा कहते हैं, वहाँ का था। ये 973 से 1048। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो इटली से आया अपने पिता और चाचा के साथ में, और मंगोल शासक जो कुबलाई खान था उसके दरबार में काफ़ी लंबा समय उसने बिताया, और उसने भारत का भी कुछ विवरण लिखा है, तो उसके बारे में जानकारी है। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता मोरक्को से आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा ये। 15वीं शताब्दी में अब्द अल रज्जाक कमाल अल दीन इब्न इसहाक अल समरकंदी, यानी अब्दुल रज्जाक समरकंदी, पूरा नाम ये इसका काफ़ी लंबा है, समरकंद से आया। ये वैसे हेरात की ओर से आया था, समरकंद का मूल निवासी था, और ये जमोरिन के पास आया था कालीकट में, और बाद में देवराय के दरबार में किस प्रकार से गया वो कहानी हमने देखी। भारत में बिताए वर्ष 1466 से 72, इतने समय तक भारत में रहा ये। अफानीसी निकितिन, ये रूस का यात्री है जिसने भारत में लगभग 426 साल बिताए हैं। 16वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले 1518 में भारत की यात्रा की दुआर्ते बारबोसा, जिसको दुर्ते बारबोसा लिखा है यहाँ पर उच्चारण के हिसाब से। मृत्यु 1521 में हुई, और ये पुर्तगाल से आया था, अभी आज ही इस वीडियो में हमने बात की थी। 1562 में मृत्यु हुई सैयदी अली रईस की, जो तुर्की से भारत में आया था। इसके बारे में विवरण हमने देखा नहीं, क्योंकि किताब के बीच में जिक्र नहीं आया। जो किताब के बीच में कोई भी नाम आता है उसका मैं पूरी जानकारी देता हूँ। एंटोनियो मानसेरेते, ये स्पेन से आया था। 17वीं शताब्दी में आए महमूद वली बल्खी, इसके बारे में मैंने पूरा विवरण बताया था, बल्ख प्रांत अफगानिस्तान से आया था। पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया, ये अपनी पाठ में नहीं है, सिर्फ काल रेखा में दिया गया है। जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर फ्रांस से, इसका पूरा विवरण हमने पढ़ा था। फ्रांसवा बर्नियर तो मतलब पूरे चैप्टर में था ही, आज हमने बर्नियर की सबसे ज़्यादा बातें की हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी रहा होगा। क्या आप आगे वाले चैप्टर को भी देखना चाहते हैं, कैसे लगते हैं आपको वीडियो, ये सब बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, या हम मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। धन्यवाद।